तो आप लोगों ने करना है राइमन टेंसर। अब राइमन टेंसर देखें, जब आप दोनों को ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्रिस्टोफर सैम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड क्रिस्टोफर सैम्पल ऑफ सेकंड काइंड, अगर आपको ये वाले टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपके लिए राइमन टेंसर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने राइमन टेंसर का फार्मूला लगाना है, उसमें क्रिस्टोफर सैम्पल ऑफ सेकंड काइंड का यूज़ होगा, आपने वहाँ पे इसको पुट करना है। आपने फार्मूला पहले अच्छे से लिखना है, स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के राइमन टेंसर के आपके हैंडआउट्स में कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ये है राइमन टेंसर। ये राइमन टेंसर का मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास 4 इंडेक्स हैं, 4 इंडेक्स आपके यहाँ पे हैं, RIJKL सब क्रिप्ट में है, तो आपने इसका एक इंडेक्स को सुपर क्रिप्ट में कैसे लेके जाना है, क्योंकि आपके पास इसका फार्मूला भी होता है और इसका फार्मूला भी होता है, बट इसका फार्मूला हमने ज़्यादा किया था, याद होगा आपको, हमने RIJKL इसका फार्मूला हमने कितनी दफ़ा किया था। तो इसको अगर आपके पास क्वेश्चन में इस फॉर्म में गिवन है, आपने उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप पहले G लिखेंगे, जो एक इंडेक्स है इसको आप इधर निकाल लें, और जो आपने एक न्यू टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे R, उस R को आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे JKL बच जाएंगे। मतलब पहले आपने G के साथ एक इंडेक्स लिखना है और R के साथ बाकी 3 लिखने हैं, और इसके साथ आप एक न्यू इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वही जो यहाँ पे करवाएंगे वही आप यहाँ पे करवाएंगे। ये कहते हैं राइमन टेंसर। इसका फार्मूला होता है RIJKL और यहाँ पे RIKLJ RILJK। मतलब आपने पहले ऊपर I को आपने ऊपर ही रखना है, नीचे वालों को आपने चेंज कर देना है। पहले आप JKL करेंगे, फिर आप KLJ करेंगे, फिर आप LJK करेंगे, और इनका जो आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 0। ठीक है। अब RIJKL किसके इक्वल होता है, ये हम भी मैंने आपको बताया था, ये आपको पूरा एक फार्मूला था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें आपने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या है, 0 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने RIJKL का फार्मूला लिखना है। ये वाला फार्मूला आपके पास था कि आपने सबसे पहले क्रिस्टोफर सैम्पल लिखना था I, उसके बाद जो नीचे 2 बचते हैं देखें I, यहाँ पे कौन से 2 बचेंगे, J एंड L। J एंड L को यहाँ पे लिखा, और J L को निकालने के बाद जो x k होगा उसको आपने मतलब dx की पावर k, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता था, फिर माइनस आपने करना होता था, फिर आपने पहले आपने देखें J और L ये फर्स्ट एंड थर्ड को लिखना होता था, फिर आपने फर्स्ट एंड सेकंड को लिखना होता था ऊपर I, और जो बच जाता था उसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लेते थे। अगर इसका डिटेल में लेनी है लेक्चर्स तो आप ले सकते हैं, प्ले लिस्ट मेरी उसमें ये कंप्लीट मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। राइमन टेंसर का इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RIJKL पे मैंने आपको बताया था, ये अगर आपके पास अगर आप JKL को JLK में चेंज कर दें तभी माइनस आएगा। IJKL है, आप इसमें फर्स्ट 2 को चेंज करें तब भी साथ माइनस आएगा। सेकंड लास्ट वाले 2 इंडेक्स को अगर आप इंटरचेंज कर दें तब भी साथ माइनस आएगा, और इन तीनों को अगर आप प्लस कर दें तो आंसर आपके पास 0 आएगा। और अगर आप ये देखें RIJKL, अगर आप इसको पहले ये जो थर्ड एंड फोर्थ हैं पहले आप उनको लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को बाद में लिखते हैं, देन ये पॉजिटिव होंगे, और इसको आप लोग ये वाली जो होती हैं तीनों को प्लस करके आंसर 0 आता है। इसको आप कहते हैं बायएंस एक्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। टाइप से आपके पास RAB ए जो जब लेस देन B होता है तब आपके पास ये वाला फार्मूला होता है, ये भी हमने लेक्चर में किया था ABAC। इसमें आपके पास फार्मूला होता है n-1 n-2/2 का फैक्टर, ये भी हमने लेक्चर्स में किया था। RABCD जिसमें आपके पास ये A लेस देन B लेस देन C लेस देन T होता है, तो इसमें ये वाला फार्मूला था। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी बहुत ज़्यादा था कि आपने इन तीनों को सिंपल प्लस करना था, सिंपल फ्रैक्शंस थी, इनको आपने सिंपल सोल्व किया था, तो आपके पास ये वाला फार्मूला आया था। अब आपके पास अगर n की कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो और आपको बोला जाए कि राइमन टेंसर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे n = 5 है, उन्होंने बोला राइमन टेंसर फाइंड आउट करें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -1/2। ये आप यहाँ से आप राइमन टेंसर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने राइमन टेंसर बने थे। फिर आपने टाइप A टाइप B टाइप C के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपने राइमन टेंसर की वैल्यू इसको पुट करना था कि एक में आपने जस्ट A और B को लेना था, A 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5, मतलब आपने RAB मतलब जो फर्स्ट एंड थर्ड है उनको आपने लेस देन लेना था सेकंड एंड फोर्थ से, मतलब 1 2 1 2 है ना। इसमें देखें आपके पास ये A1 आपके पास A है, B आपके पास 2 है, तो आपने इन दोनों को सेम रखना था और इन दोनों को सेम रखना है। ठीक है, तो इसको लेके आपके पास जितने इंडेक्स बनते थे 5 तक आप इंडेक्स बनते थे आपने वो बनाए। टाइप B में आप लोगों ने क्या करना था, टाइप B में था कि आपने B को लेस देन C लेना था, फिर आपने ABCD मतलब के टाइप C में आपने चारों को चेंज लेना था। ठीक है, तो ये आपको लेक्चर्स लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन यही वही वाला क्वेश्चन है, 10 30 10 ये आपके कंपोनेंट बनेंगे। अगर आप इसको इस फार्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट करें तब भी 50 होगा, इन सबको प्लस करें तब भी आंसर 50 ही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें क्या करना था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट
नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ आर आई जे के एल। ये देखें, सबसे पहले आपने राइमंड टेंसर फाइंड आउट किया, कितने बनेंगे 6। तो आप 6 को यहाँ पे लिख लें। कैसे लिखेंगे, R12 12 R13 13 R23 23 R12 13। तो आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है। अब देखें यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। तो आपने पहले आपने इसको फाइंड आउट करना होता है, फिर आपने इस फार्मूले में पुट करके आपने ये R12 12 R13 13 R23 23 इनकी आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। ये सारा भी मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था, तो ये आपने अच्छे से इसको एक बार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये क्रिस्टफल सिम्बल्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है। ये आपके पास G11 G22 की वैल्यू भी गिवन है। आपने सिंपल बस R12 12 का फार्मूला लगाना है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। आई जे के, यहाँ पे आई हो, जे के एल हो, तो आपने इसका ये फार्मूला मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था, अच्छे से करवाया था, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको राइमंड टेंसर का फार्मूला लिख के दिया था, इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये वाला भी एक राइमंड टेंसर का फार्मूला था, इसको भी नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास ये ऐसे वैल्यूज़ हैं, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है और आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 जो भी आपने फाइंड आउट करना है राइमंड टेंसर, आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है कि चारों इंडेक्स आपके यहाँ पे नीचे हों, तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, GIR R जे के एल। आपको ये आई जे के एल की वैल्यू गिवन होगी, आर की आप कैसे पुट करेंगे, ये मैट्रिक को देखेंगे। अगर यहाँ पे 1 है, आई की जगह 1 है, तो आप आर की जगह 1 लिखेंगे। अगर आपके पास आई की जगह 2 है, तो आर की जगह पे 2 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास मैट्रिक में जस्ट इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिशी टेंसर। रिशी टेंसर आपके पास, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इसमें जस्ट आपके पास 2 इंडेक्स होते हैं। 2 इंडेक्स के बिटवीन आपने एक थर्ड इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, C एंड C, ठीक है। फिर इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला पुट करके आपने जस्ट आंसर निकालने होते हैं। देखें, अगर आपने R11 निकालना है, आप इनके दरमियान अल्फ़ा को इंट्रोड्यूस करवा दें। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है, तो अल्फ़ा की जगह एक बार आप 1 1 लिखेंगे, एक बार आप 2 2 लिखेंगे। इस तरह R22 में भी आप अल्फ़ा की जगह एक बार 1 1 लिखेंगे, एक बार 2 2। R12 में भी एक दफ़ा अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा की जगह एक दफ़ा 2 2। सिंपल फार्मूले में पुटिंग की है, आपके पास आंसर आ गया है। इसको भी आपने अच्छे से करना है, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके पास राइमंड टेंसर्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है। सिंपल आपने रिशी टेंसर का फार्मूला लगाना है, ये R11 R22 R33 ये आपने अब फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे आपको रिशी टेंसर्स गिवन है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये अब आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो ज़्यादा नहीं कर सकते वो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएँ, ठीक है। यहाँ तक क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड, क्रिस्टफल सिंबल सेकंड काइंड, डाइवर्जेंस, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, राइमंड टेंसर एंड रिशी टेंसर, अगर आप इनको अच्छे से करके चले जाएँ तो आपका सब्जेक्टिव इंशाल्लाह डन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी मोमेंटम टेंसर है, जो कि हम करने लगे हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कर्वेचर। कर्वेचर भी आपके पास, कर्वेचर में अब क्या इंपॉर्टेंट है, आपने कर्वेचर का एक फार्मूला होता है और एक एग्जांपल होती है। अगर आप उसको अच्छे से कर लें तो कर्वेचर से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखें, ये है कर्वेचर। क्या होता है, ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन से क्या कर देता है, डेविएट कर सकता है, झुका देता है उसको फ्लैट प्लेन से। ये इसका फार्मूला होता है RI JKL G PQ RS, यहाँ पे UI VJ UK VL, ये इसका फार्मूला होता है। फिर इसमें K का ये वाला फार्मूला होता है, आप लेक्चर्स लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप यकीन कर लें कि आपके पेपर में समझ लें आ चुका है, तो आपने इसको 100% करना है। फ्लैट राइमंड स्पेस, इसमें फ्लैट राइमंड कौन सी होती है, जिसमें आपके पास K की वैल्यू 0 होती है, उसको कहते हैं फ्लैट राइमंड स्पेस। ये वाला आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास है, अगर K आपके पास 0 हो तो R भी आपके पास 0 होता है। ये मैंने आपको रीज़न बताई थी, आप लेक्चर्स को अच्छे से लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। K जब 0 होता है तब आपके पास GIJ की जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। जब GIJ कांस्टेंट है इसका मतलब है कि आपके पास क्रिस्टफल सिंबल 0 होंगे। जब क्रिस्टफल सिंबल 0 है तो इसका मतलब RIJ के राइमंड टेंसर 0 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, वैनिश, मतलब ये सारे वैनिश हो जाएंगे जब आपके पास ये वाली चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको क्रिस्टफल सिंबल्स की वैल्यू गिवन है। आपने रिशी टेंसर को फाइंड आउट, राइमंड टेंसर को फाइंड आउट करना है। R12 12 ये वाला फार्मूला मैंने आपको बहुत दफ़ा हैंड आउट्स में करवाया था, बस वैल्यूज़ फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आपने आंसर निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना है, वेरीफाई करना है। DX के ये वाला भी आपको मैंने करवाया हुआ है। ये एन स्केयर -1/12, ये देखें आपके पास
ये 2x2 मैट्रिक है, तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे 2 1। इसमें जस्ट आपने एक ही राइमन टेंसर फाइंड आउट करना है, जो एक होता है वो होता है R1212। तो ये आपने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया था R1212 वाला, ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपने बायांस फर्स्ट आइडेंटिटी और बायांस सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव करना था। सिंपल इसका फार्मूला भी आपको आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है। इनको अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास आप कटिंग करके जस्ट आंसर लिख दें 0। थर्ड आपके पास ये वाला फार्मूला था सेकंड बायांस आइडेंटिटी, इसमें RIJKL इसका फार्मूला आपको पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। बस इसको आपने पार्शियल बाय पार्शियल बाय की पावर k कर देना है, इसमें पार्शियल बाय पार्शियल की पावर k, इसमें पार्शियल बाय पार्शियल की पावर l। सिंपल आपने जब ये करेंगे, ये लिखेंगे, फिर उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो आपको इनको प्लस करने के बाद जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। बहुत ईजी था, सिंपल सा स्टेप था। आपने बस प्लस करके के प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ कट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ठीक है। अब एनर्जी मोमेंटम टेंसर से रिलेटेड थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या होता है। एक आइंस्टाइन टेंसर होता है, ये फार्मूला आप याद रखें। आइंस्टाइन टेंसर ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं। ये होता है GIJ RIJ - 1/2 SIJR, ठीक है। शो डेट आइंस्टाइन टेंसर। अब ये देखें, आपका ये वाला फार्मूला है GIJ GIJ JKJ। मतलब आपने क्या करना है, पहले आपने GIJ लिखा, इसको आपने देखें I को आपने एक थर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। वो कह रहे हैं कि आपके पास इस फॉर्म में है आइंस्टाइन टेंसर, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। GIJ है तो आपने खुद से एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई k, उस k को यहाँ पर भी लिखा, उस k को यहाँ पर भी लिखा। ये G स्मॉल I J बड़ा J, मतलब I और J को लिखने के बाद यहाँ और यहाँ पर आपने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई k एंड k। इसका फार्मूला आपको पता है, ये वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, J को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये भी मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया था। इनवेरिएंट इफ़ J इज IJ वैनिश, स्पेस इज फ्लैट जब k 0 होता है, R 0 होता है, तब स्पेस फ्लैट होती है। फार्मूला आपके पास गिवन है, यहाँ पे देखें R आ रहा है, तो R की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और आपके पास स्पेट क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर। एनर्जी डेंसिटी T00, एनर्जी फ्लक्स T0I TI0 TIJ। ये आपने याद रखने, आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये वाला ये होता है विस्कस स्ट्रेस, ये वाले जो होते हैं विस्कस स्ट्रेस, और ये वाले क्या होते हैं स्ट्रेस प्रेशर। जो डायगोनल वाले होते हैं वो स्ट्रेस प्रेशर होते हैं, जो ये वाले होते हैं ये क्या होते हैं विस्कस स्ट्रेस होते हैं। तो आपने ये MCQs के लिए भी और क्विज के लिए सब्जेक्टिव के लिए भी इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है कोवेरिएंट डेरिवेटिव एनर्जी मोमेंटम टेंसर, इसमें ये MCQs के लिए याद रखना है। नेक्स्ट ये देखें, ये केस 1, ये केस 2, को मूविंग में और नॉन को मूविंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सिंपल सा था। मैंने आपको इसके एक डिटेल वीडियो में बताया था कि आपने कैसे कैसे करना होता है। आप मेरी वो वीडियो देखें तो आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से भी आपका 1-2 शॉट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वही वाला फार्मूला है, और यहाँ से पेपर आपका आता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इनको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर का ये वाला फार्मूला होता है, एक शॉर्ट आपका यहाँ से भी आता है। तो आपने इसका ये जो फ्लैट स्पेस, को मूविंग और नॉन को मूविंग, ये वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपके सारे आपको वीडियो में करवाए हुए हैं, तो आप एक बार मेरे लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा, बस साथ साथ फार्मूले नोट करते जाएं। अब टाइम कम है प्रैक्टिस करने का, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जस्ट फार्मूले लिखते जाएं, स्टेप्स को जस्ट अपने माइंड में प्रिपेयर करते जाएं कि अच्छा मैंने ये वाले स्टेप्स को ऐसे फॉलो करना है, तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। को मूविंग नॉन को मूविंग फिर से वही देखें, अगर आप एक फार्मूला याद कर रहे हैं तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगी। एक फार्मूला होता है मूविंग का और एक होता है नॉन को मूविंग का, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों को आपने याद कर लेना है, बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो इजीली कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के देखिए, मैंने आपको मुझे अभी तक याद है, ये मैंने एक अलग वीडियो में बताया था। नॉन को मूविंग फ्रेम और इसकी ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, ईटा11 की क्या वैल्यू होती है, T00 की क्या वैल्यूज़ होती हैं, को मूविंग फ्रेम में इसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सारा अगर आप सिर्फ एक बार मेरे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ तक हमारे मेन टॉपिक्स कवर हो गए हैं, हमने ये भी कर लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइंस्टाइन। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, ये आपके शॉर्ट के लिए, अब ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आपके जस्ट यहाँ तक बन सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इनको आपने अपने शॉर्ट्स के लिए याद रखना है। अब आपके पास
ये आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, ये मैंने आपको इसकी 4 टाइप्स अपने लेक्चर में बताई थी। मैंने ये भी बताया था पॉइजन लॉ को आपने याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं पॉइजन लॉ क्या होता है। उसके बाद ये इसकी क्या वैल्यू होती है के की, आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन में जो डॉट वाला होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बी वाला मैग्नेटिक फील्ड है। जो फर्स्ट आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसको कहते हैं गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आप बी के साथ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो होता है मैग्नेटिज्म। जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है ई के साथ, उसको लेते हैं फ्राइडल है। और जब बी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसको कहते हैं एम्पियर लॉ। ये आपने याद रखना है, ये आपके शॉर्ट में 100% पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का ये वाला फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एन ई ओवर एल क्यूब। इसमें देखें आपने ये इसका जो फार्मूला होता है ना, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। रो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एक ही होती है ये वाली, और करंट डेंसिटी 3 होती हैं, जिसमें आपने जे एक्स जे वाई जे जेड बताना होता है। एक बार आपने वी एक्स साथ लिखना है, एक बार आपने वी वाई साथ लिखना है, एक बार आपने वी जेड लिखना है। 4 करंट में क्या होता है, ये आपने 3 करंट डेंसिटीज़ लिखनी होती हैं और एक आपने चार्ज डेंसिटी लिखनी होती है। इनको मिला लें तो आपके पास 4 करंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपको पता है कि आपने उसको 0 के इक्वल रखना होता है। आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्लस कर देते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे आपने इनको कैसे राइट करना है, ये आपने कैसे माइनस बी जेड बी वाई माइनस बी वाई माइनस बी एक्स। मैंने ये सारी आपको ट्रिक्स बताई थी, एक बार लेक्चर लीजिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये वाला फार्मूला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर का, और ये वाली क्वेश्चन ये 0 के इक्वल होती है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर। इसका ये वाला फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अच्छे से याद रखें, बस एक बार टी अल्फा अल्फा निकालना है। अल्फा अल्फा का मतलब है कि आपने 0 0 1 1 2 2 2 3 3 पुट करना है। इस फार्मूले में ये जो ऊपर वाला फार्मूला था, एक बार 0 0 रखना है अल्फा बीटा की जगह, एक जगह 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 3 3। इन तीनों के जो आंसर्स होंगे इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हासिल लाजमी कीजिएगा। ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। ये स्ट्रेस टेंसर का मैट्रिक होता है, जिसमें अल्फा सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 अप टू सो ऑन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अल्फा आई। इसको आप लोग जो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ होती हैं नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती हैं, जो ये वाली वैल्यू होती हैं ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज़ होती हैं। ये जब पॉजिटिव होते हैं तो इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, नेगेटिव होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये वाला जब ये अल्फा आई जे है, और ये भी जब आई जे के इक्वल ना हो, मतलब यहाँ पे 1 2 हो, 1 3 हो, 2 3 हो, 2 1 हो, मतलब आई और जे की वैल्यू दोनों डिफरेंट हो, तब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्सिस और नेगेटिव का होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस। काशिश लॉ ऑफ मोशन, ये आप एक बार इसका बस रीड आउट कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ बस अपने माइंड में रख लीजिएगा। एमसीक्यूज़ के लिए सिग्मा जे के आई प्लस एफ आई ये किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसके काशिश इक्विलिब्रियम के कुछ फार्मूले थे, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, अल्फा 3 1। पहले मतलब कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपने इनको लिखना है, फिर आप सेकंड कॉलम को, फिर आप थर्ड कॉलम को, नीचे आपने लिखना है पार्शियल x1 पार्शियल x2 पार्शियल x3, ये वाले आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे f1 f2 f3। ठीक है, ये ट्रिक बताई थी मैंने, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। काशिश सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अल्फा आई जे अल्फा जी आई के इक्वल होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस में, बाकी सारी वैल्यू 0 होती हैं, जस्ट ये वाली वैल्यू होती है। आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बाकी इसमें आई थिंक ये मीन स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला फार्मूला सिग्मा 3 1/3 टी आर सिग्मा आई जे 1/3 सिग्मा आई जे। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। मीन प्रेशर में बस यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 1/3, यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक स्टेट में यहाँ पे अल्फा 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 ये सेम हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू 0 हैं। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। बॉडी फोर्स फाइंड आउट करनी है। बॉडी फोर्स का फार्मूला आपको यहाँ पे ये वाला दिया होता है कि पहले आपने फर्स्ट कॉलम में, फिर आपने सेकंड कॉलम में। अभी मैंने आपको बताया था काशिश फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले आपने 1 1 लिखना है, फिर आपने 2 1 लिखना है, फिर नीचे फिर आपने सेकंड कॉलम लिखना है 1 2 2 2। यहाँ पे पार्शियल x1 पार्शियल x2 पार्शियल x1 पार्शियल x2, ये इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है। इसका x1 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले, इसका x2 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव -5 1 के इक्वल आएगा। इसका पार्शियल x1 के, इसका पार्शियल x2 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने बतानी है नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ये वाली होती है नॉर्मल स्ट्रेस, और ये वाली क्या होती है शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यू लिखनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव की वैल्यू बतानी है, मैंने अभी आपको बताया था। ये वाली क्या होती हैं टेंसाइल, और ये वाली क्या होती हैं कंप्रेसिव। जिसमें आपके पास आई और जे इक्वल होता है वो होती हैं टेंसाइल, मतलब अल्फा 1 1 सिग्मा 1 1 एंड सिग्मा 2 2। जिसमें आई और जे डिफरेंट होते हैं, उसमें जैसे अल्फा
उसमें आपने क्या, बल्कि ये क्या होता है ग्रेटर देन ज़ीरो और ये क्या होता है लेस देन ज़ीरो। एक बार आपने इनकी वैल्यूज़ को ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, एक बार आपने इनकी वैल्यूज़ को लेस देन ज़ीरो रखना है। एक्स लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, वाई लेस देन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपल आपने इसका टाइम वो आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग बस उसको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा तेज़ी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है, वीडियो लेंथी हो रही है। तो आप जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ से 100% डन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्वेंट आंसर है, बस इसकी एक बार डेफिनेशन देख लें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ई आई जे किसके इक्वल होता है, ई आई जे प्लस ई जे आई। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू आई जे होता है ये इसमें माइनस का साइन होता है और ई आई जे में प्लस का साइन होता है। तो ये आपको फार्मूले पूछ सकते हैं तो आपने बताने हैं। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। एक बार ये देख लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये वाले फार्मूले हैं। ठीक है, ये वाला देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 की वैल्यू दी है। ई आई जे डब्ल्यू आई जे इसका फार्मूला आप लोगों ने लगाना है, वैल्यू पुट करनी है। एक दफ़ा आपने 1 1 पुट करना है, एक बार आपने 1 2 पुट करना है, अपने 2 1 पुट करना है। ये आपने तीनों वैल्यू निकाल लेनी है। इस तरह आपने W11 W12 W22 फिर आपने यहाँ पे आई और जे की वैल्यू ये गिवन है आपको। जब 1 1 पुट करेंगे ये होगा, जब 2 1 पुट करेंगे ये होगा, 1 2 पुट करेंगे ये होगा, 2 2 पुट करेंगे तो ये होगा। सिंपल आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इलास्टिसिटी ये इसकी डेफिनेशन को देख लें, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये इलास्टिसिटी टेंसर ये को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ई आई जे के एस आई जे के एल और ये सिग्मा जे के एल। ठीक है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सी आई जे के एल स्टिफनेस टेंसर है और एस आई जे के एल ये इलास्टिसिटी टेंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये वाली चीज़ एक फाइंड आउट करनी थी। इसमें आपने क्या करना था, E11 और E12 को फाइंड आउट करना था। फार्मूला आपके पास गिवन है। E11 का मतलब है कि आपने आई और जे की जगह 1 1 रखना है और यहाँ पे आपने के और एल की जगह चेंज करते जाना है। पहले के एल की जगह 1 1 पुट करते जाएँ, फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 3 1 फिर 3 2 3 3। इस तरह आपने बस के एल की वैल्यू को चेंज करते जाना है और आई जे की जगह याद रखना है कि 1 1 रखना है। फिर आपने आई जे की जगह 1 2 रखना है, बाकी इंडेक्स को चेंज करते जाएं और वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। इस तरह आपने E22 को भी निकालना है। तो ये था आपका यहाँ तक का सिलेबस। ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं ये वाले मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, मीन स्ट्रेस क्या होता है, मीन प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ई आई जे डब्ल्यू आई जे, इलास्टिसिटी एंड कंपोनेंट ऑफ एस आई जे के। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स एक बार नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हैं तो आपको 100% आप MTS 623 का पेपर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मैंने कुछ नॉन ज़ीरो क्रिस्टफल सिंबल लिखे हैं फर्स्ट काइंड के। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं सेकंड काइंड के। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से करना है। और एक और बात, अगर आप ये वाला सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनका हाफ करके चले जाएँ, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है। आप ये 2 मस्ट कीजिएगा, ठीक है, डाइवर्जेंस वाला मस्ट कीजिएगा, राइमन रिशी टेंसर को मस्ट कीजिएगा, एनर्जी मोमेंटम टेंसर को मस्ट कीजिएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे ये तो आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में इलास्टिसिटी टेंसर ये वाला। ठीक है, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव इंशाल्लाह हो जाएगा। अपनी अच्छे से पेपर्स की तैयारी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।